नमस्कार दोस्तों, सीसी गुरुकुल लाइव व्याख्यानों में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस व्याख्यान में हम आपको लिए चलते हैं हमारे खास सेगमेंट जिसका नाम है प्रतिभा संवर्धन। और प्रतिभा संवर्धन इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम बात करेंगे किस प्रकार आप फिल्म जर्नलिज्म यानी कि अगर आप फिल्म पत्रकारिता की ओर रुझान रखते हैं तो कैसे आप अपने लिए एक सुखद करियर चुन सकते हैं। और बताना चाहेंगे इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है दीपक दुआ जी। और हम यही बताना चाहेंगे आप सभी को कि सन 1993 से ये फिल्म पत्रकारिता में सक्रिय हैं, चाहे टेलीविज़न हो, रेडियो हो, वेब पोर्टल्स हो, पत्र पत्रिकाएँ क्यों ना हो, देश के जाने माने सभी प्लेटफॉर्म्स पर ये चर्चित रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से पत्रकारिता जगत यानी कि फिल्म पत्रकारिता जगत को एक नए आयाम दिए हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एक पाठ इनके द्वारा लिखित पढ़ाया जाता है और सभी छात्र छात्राएं इनके द्वारा लाभान्वित होते हैं नित्य प्रति, क्योंकि विभिन्न कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में जाकर फिल्मों और फिल्म पत्रकारिता के बारे में सभी छात्र छात्राओं को अवगत करते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक मशाल लिए चल रहे हैं जिससे कि आपके दिलों में जो आस है फिल्म पत्रकारिता में अपने लिए एक नया आयाम ढूंढने की, उस मशाल को लिए ये आप तक पहुंचते हैं। और आज इसलिए पहुंचे हैं ये यहाँ सीसी के लाइव स्टूडियो में। और आप सभी को बताना चाहेंगे फिल्म क्रिटिक गिल्ड के ये सदस्य भी हैं और 2024 में इन्हें फिल्म क्रिटिक अवार्ड से यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं दीपक दुआ जी का। और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और नित्य प्रति हम आपके माध्यम से उत्प्रोत होते हैं। और आज का विषय तो मैं ये कहूँगी कि आपके दिल को छूने वाला विषय है, क्योंकि सन 1993 से लेकर आज तक बस लिखते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये शायद फिल्मों के प्रति प्रेम है और उसके साथ जुड़ा हुआ आपका रुझान वो है फिल्मों के लिए लिखने का है। जी, प्रेम है। और मुझे लगता है प्रेम से ज़्यादा किसी भी फिल्म पत्रकारिता में, फिल्म पत्रकार के भीतर जुनून होना बड़ा ज़रूरी है। वो जुनून ना सिर्फ पत्रकारिता के लिए बल्कि सिनेमा के लिए एक जुनून होना बड़ा आवश्यक है। तब जाके मुझे लगता है कि कोई एक फिल्म पत्रकार खुद को इस लाइन का स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट कह सकता है। इससे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि फिल्म पत्रकारिता है क्या, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या फिल्म को देखना, उसके लिए एक नज़रिया उत्पन्न करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कोई भी फिल्म पत्रकार बन सकता है? देखिए, इस बारे में एक बड़ी विडंबना सी रही है। जयप्रकाश चौकसे जी वरिष्ठ फिल्म लेखक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि जब भारत में रेल आई तो ये कहा जाता था कि जिस व्यक्ति को कहीं नौकरी नहीं मिलती उसे रेल में नौकरी मिल जाती है। और पत्रकारिता के साथ ये बहुत एक विडंबना रही, बड़ी अफसोस की बात रही कि जिस व्यक्ति को पत्रकारिता की बाकी विधाओं में जगह नहीं मिली या तवज्जो नहीं मिली, वो फिल्म पत्रकारिता की तरफ आ गया। तो ये एक दुखद स्थिति रही उस समय कि फिल्म पत्रकारिता में हमेशा से, आज भी है, कुछ लोग, काफ़ी लोग ऐसे आते गए जिनके पास पत्रकारिता के जो साहित्य और समाज जैसे जो गंभीर विषय हैं उनके प्रति ज़्यादा समझ नहीं थी, या कहीं कि वो ज़्यादा गहराई तक नहीं उतर पाते थे। तो उन्हें कहा गया कि चलिए आप फिल्म पत्रकारिता वाला अपेक्षाकृत आसान सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। मैं खुद इन बातों से रूबरू हुआ हूँ कि अखबार के दफ्तर में जो जिसे कहेंगे कि जो सबसे निकृष्ट प्राणी बैठा है, उसको ये कहा गया कि चलिए आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई फलां फिल्म स्टार आ रहे हैं, तो आप जाके ज़रा कवर कर लाइए। और कवर करने का अर्थ यह है कि आप जाइए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठिए और वहाँ सब लोग सवाल पूछेंगे, आप नोट करते रहिएगा कि किस सवाल का क्या जवाब हुआ, आकर लिख दीजिएगा, ये इंटरव्यू बन जाएगा। तो इस तरह की एक बड़ी दुखद स्थितियाँ रही हैं फिल्म पत्रकारिता में। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि बहुत बड़े लोगों ने फिल्म पत्रकारिता की सेवा की, और जिसके चलते फिल्म पत्रकारिता आज एक ऐसे मकाम पर है कि बहुत सारे लोग फिल्म पत्रकार बनना चाहते हैं या फिल्म पत्रकारों द्वारा जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो बोली जाती हैं, उसे गंभीरता से सुनना और पढ़ना चाहते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिनके अंदर गंभीरता है, जिनके अंदर एहसास है, वो सुखद एहसास है, जिन्हें फिल्में देखना आता है और जिन्हें पता है कि फिल्म देखने का गुण क्या है, शायद उनके लिए फिल्म लिखने का गुण भी यानी कि पत्रकारिता करने का गुण भी उनके अंदर समाहित हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि एक अच्छा फिल्म पत्रकार कैसे बना जाए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको एक पत्रकार को या वो स्टूडेंट जो फिल्म पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम क्या जानने की ज़रूरत है? देखिए,
जैसे पत्रकारिता जब हम पढ़ रहे होते हैं, पत्रकारिता के छात्र जानते हैं कि आप उसके बाद कोई ना कोई बीट चुनते हैं। या तो आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बनते हैं, राजनीति पर लिखते हैं, राजनेताओं से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और देश दुनिया की राजनीति पर आप अपने लेख लिखते हैं, समाचार लिखते हैं। या आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, या आप लॉ रिपोर्टिंग करते हैं, साइंस रिपोर्टिंग है, खेल पत्रकारिता है। तो इस तरह से फिल्म पत्रकारिता भी एक ऐसी विधा है। और फिल्म पत्रकारिता जो विधा है, मुझे लगता है ये बाकी सारी पत्रकारिताओं की विधाओं का एक संगम है। वो किस प्रकार है कि यदि आप कोई फिल्म देखने जा रहे हैं या फिल्म के बारे में लिख रहे हैं, तो फिल्म में दिखाई गई सामाजिक परिस्थितियां हैं, फिल्म किस साहित्य पर अगर आधारित है, फिल्म किसी राजनीतिक व्यक्ति पर बनी है या उस दौर की राजनीति को दिखा रही है, तो जाहिर सी बात है कि यदि आप उस समय की या उस राजनीति के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप उस फिल्म का उस तरह से आकलन नहीं कर पाएंगे। यदि आपने साहित्य नहीं पढ़ा है, आप साहित्य की विधा से अनजान हैं, तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि वो साहित्य जब पर्दे पर उतरा तो वो कितनी ईमानदारी से उतरा या उसे किस तरह से वो नहीं उतार पाए। आप अगर समाज के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो आप फिल्म और समाज के जो अंतर संबंध हैं उस पर आप बात नहीं कर पाएंगे। या देखिए, जैसे आजकल खेलों पर फिल्में बन रही हैं, खेलों के जो खिलाड़ी हैं उन पर फिल्में बन रही हैं। यदि आपको खेल जगत की जानकारी नहीं है, तो आप ऐसी फिल्मों को कैसे देख पाएंगे या उन पर कैसे लिख पाएंगे। तो एक फिल्म पत्रकार को अपनी फिल्म पत्रकारिता के करते हुए बाकी सारी जगहों की जानकारी होना ज़रूरी है। चाहे वो साइंस है, बहुत सारी फिल्में आप देखते हैं कि जो विज्ञान के विषयों पर होती हैं, चाहे वो भारत की फिल्में हैं या हॉलीवुड से जो बहुत ज़्यादा साइंस फिक्शंस आती हैं उस तरह की फिल्में हैं। या आप देखते हैं कि बहुत सारी फिल्मों में क्राइम की बात है, कानून की बात है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ एक फिल्म पत्रकार को होनी ज़रूरी है। अब फिल्म पत्रकार जो है वो बाकी सारी विधाओं का संगम कैसे हो जाता है, इसे एक रिपोर्टर की तरह फील्ड में जाना है, वहाँ से न्यूज़ लेनी है, वहाँ से समाचार एकत्र करने हैं और समाचार लिखने हैं। इसे लेखक की तरह फिल्म पर लेख लिखने हैं। इसे एक जज बनकर, एक मार्गदर्शक बनकर फिल्में देखनी है, उनको जज करना है और अपनी ऑडियंस को, अपने पाठकों को ये बताना है कि आप इन फिल्मों को क्यों देखें, ये फिल्में आपको क्या देती हैं और क्यों ना देखें, ये फिल्में आपको क्या नहीं दे पाती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो रोल हैं वो एक पत्रकार को निभाने पड़ते हैं। उसे गॉसिप भी लिखनी है, गॉसिप लेखन भी फिल्म पत्रकारिता का ही एक अंग है। उसे टीवी की भी जानकारी होनी चाहिए। और अब तो जब से ये ओटीटी का एक उबाल आया है, तो ओटीटी पर इतना ज़्यादा मटेरियल है। आप देखते हैं कि हमारे पास 50 चैनल हैं, 50 ओटीटीज़ हैं और हर हफ्ते बहुत बड़ी तादाद में फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। और ये सिर्फ एक भाषा की फिल्मों की, मैं हिंदी की बात करता हूँ। उसके अलावा भारत में विभिन्न भाषाओं की फिल्में हैं, उसके बाद विदेशों की फिल्में हैं। तो एक फिल्म पत्रकार को इतनी ज़्यादा जानकारी हो पाना ये व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। तो एक पत्रकार उसमें क्या करता है कि वो धीरे धीरे जाकर अपने डेवलप होते हुए इंटरेस्ट के अनुसार आगे चलकर किसी एक दो विषयों पर अपनी महारत हासिल करता है, लेकिन उसे इन सब की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से हम देखें कि एक फिल्म पत्रकार बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। और जो हम कहते हैं कि फिल्म पत्रकारिता करना आसान है और इसके साथ चूँकि एक ग्लैमर जुड़ा हुआ है, तो वो आसान कतई नहीं है। ये इतना मुश्किल और संघर्षमय रास्ता है कि यदि आप पूरे जुनून के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ आप इस तरफ बढ़ते हैं, तब जाकर आप खुद को इस लाइन में सफल कह सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि फिल्म मेकिंग एक आसान काम नहीं है। एक है। फिल्म मेकर को शुरुआत से लेकर अंत तक बस काम करना होता है जी। और तब जाकर एक व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो एक मुकम्मल फिल्म बन पाती है, जिसे दर्शक सराहते भी हैं और उसको आलोचनाएं भी मिलती हैं। क्या वैसे ही एक पत्रकार को शुरू से लेकर आखिरी तक उस फिल्म के साथ चलते रहना होता है? चलते रहना होता है उसे। देखिए, जब हम फिल्म देखने की हम बात करते हैं, तो फिल्म जब पर्दे पर चल रही है तो हम कहानी देख रहे हैं। कहानी यानी हम एक लेखक की तरह उसको समझते हैं, जज करते हैं कि ये कहानी कैसी है, इसकी पटकथा कैसी लिखी गई होगी, उसमें जो संवादों का स्तर है वो कैसा है, किरदारों का डेवलपमेंट कैसा है। फिर हम उसकी टेक्निक भी जज कर रहे हैं। हालांकि एक फिल्म पत्रकार इतना ज़्यादा तकनीकी ज्ञान से समृद्ध नहीं हो सकता कि वो कैमरा और लाइट्स और साउंड जैसी जो बहुत विशेषताएं हैं उनकी अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में जा पाए, लेकिन उसे इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या कैमरा या दूसरी तकनीक जो हैं, लाइट्स की हैं, लोकेशन है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, क्या ये सब मिलकर उस कहानी को पर्दे पर लाने में कितना ज़्यादा योगदान दे पा रहे हैं। तो एक पत्रकार को इन तकनीकों की जानकारी होना भी आवश्यक है। और इन तकनीकों की जानकारी ना सिर्फ उसको पढ़कर या फिल्में देखकर मिलती है, बल्कि विभिन्न जब शूटिंग लोकेशंस पे जाया जाता है वहाँ जाकर भी मिलती है।
तो और जब वो तकनीकी लोगों से बात करता है, किसी सिनेमेटोग्राफर से, और मैं आपको बताऊं कि जब एक पहले चलन था कि फिल्म शूटिंग पर मीडिया को बुलाया जाता था, अब वो चलन हालांकि धीरे धीरे कम हुआ है बीते कुछ वर्षों में। तो फिल्म शूटिंग पर जाने के बाद होता यह है कि जो सीन शूट हो रहा है उसको देखा जाए और एक शूटिंग रिपोर्ट, जिसे मैं यात्रा वृत्तांत की शक्ल में लिखता था उन दिनों, तो उसे लिखा जाए कि आपने वहाँ क्या देखा, उस सीन में क्या था, उस सीन के पहले का फिल्म में क्या कहानी चल रही थी और सीन का फिल्म में क्या निर्णायक महत्व है। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब मैंने देखा कि हम लोग जो वहाँ पर सेट पर मौजूद तकनीकी लोग हैं उनसे तो हम ज़्यादातर बात कर ही नहीं रहे हैं, और ना हम उस तकनीक को समझ रहे हैं कि ये कैमरा कैसे प्लेस किया गया है, कैमरा यहीं क्यों प्लेस किया गया है, या जो एक्शन दृश्य हो रहे हैं हम जानते हैं कि वो फेक एक्शन होता है और जिसमें मारधाड़ दिखती है, होती नहीं है, तो वो किस तरह से फिल्माए जाते हैं। या जैसे कहीं पर बम विस्फोट का दृश्य है, कोई धमाका हो रहा है, तो वो स्टंट की जो टीम है उसको कैसे करती है, किस तरह से प्रिकॉशंस लेते हुए वो सारी चीज़ें की जाती हैं। तो एक जो जिज्ञासु फिल्म पत्रकार है वो, जैसे पत्रकारिता का पहला ही नियम यह है कि आप जिज्ञासु हों और उत्सुक हों, और इतने ज़्यादा उत्सुक हों कि आप हर चीज़ को अपने भीतर ग्रहण करने के लिए उतावले रहें। तो वो एक फ़िल्म पत्रकार को किसी फिल्म शूटिंग पर जाकर ये सब चीज़ें देखना, इन सब चीज़ों को समझना और अपने भीतर लाना और फिर इसको अपनी लेखों में या अपनी रिपोर्ट्स की शक्ल में उतारना, ये सब बड़ा ज़रूरी है। जी, यहाँ पे आपने जो एक बात कही ना कि एक पत्रकार को कितना इन्वॉल्व होना चाहिए जब एक फिल्म मेकिंग हो रही है, इससे संबंधित एक प्रश्न भी है और एक बात भी है जो साझा करना चाहूँगी। आजकल जब हम मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, किसी फिल्म के बारे में पढ़ते हैं, तो अक्सर आता है इस फिल्म में वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है, ये फिल्म बहुत अच्छी है, पर आम जनमानस के लिए वो वीएफएक्स समझना बड़ा मुश्किल, बड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पत्रकार ने वीएफएक्स का सही इस्तेमाल यानी कि उसको सही रूप से नहीं समझाया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पत्रकार की भूमिका बढ़ जाती है? है पहले हम लोग जब शुरू में ये इस तरह की स्पेशल तकनीक आती थी तो एक बहुत पहले काला धागा तकनीक होती थी कि अगर पर्दे पर कोई चीज़ आपको हिलानी है तो एक काला धागा होता था, उससे हिला दी जाती थी और वो फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान उसको अदृश्य कर दिया जाता था। तो लोगों को लगता था कि ये स्पेशल इफेक्ट है, कोई चीज़ उड़ गई है या कोई चीज़ अपनी जगह से हिल चुकी है। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर ग्राफिक्स जब आते हैं, एनिमेशन आता है, और फिर अब ये वीएफएक्स जो चीज़ें आई हैं, ये सारी तकनीकें वो हैं जो प्रैक्टिकल रूप से कोई दृश्य अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो कंप्यूटर्स के ज़रिए, वीएफएक्स के ज़रिए उसको फिल्म में दिखाया जाता है। किसी के उड़ने का दृश्य है, या आजकल तो वीएफएक्स के ज़रिए हम लोग जानवर बना लेते हैं या कोई ऐसी ग्राफिक्स बना लेते हैं जो कि प्रैक्टिकली हमें या तो संभव नहीं है या बहुत महंगे पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ें वीएफएक्स के थ्रू हो जाती हैं। और जैसे क्रोमा होता है, हम लोग बैठे हैं और हमारे पीछे अगर कोई दृश्य ऐसा चल रहा है जिसमें पहाड़ हैं, नदियां हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम दोनों किसी पहाड़ के किनारे पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं, और वो दृश्य इतना सजीव होता है कि दर्शकों को ये पता नहीं चल पाता कि वो पहाड़ पर हम सचमुच बैठे हैं या हमने स्टूडियो में बैठकर वो बातचीत रिकॉर्ड की है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आजकल ग्राफिक्स के ज़रिए आ गई हैं, और एक पत्रकार इन चीज़ों को उस नज़र से देखता है कि क्या वो ग्राफिक्स फिल्म का जो सामने रूप आया है उस रूप को निखार पाया है या उसमें नकलीपन ला पाया है। दोनों चीज़ें, खूबी भी और खामी भी। तो एक पत्रकार का उद्देश्य ये बताना हो जाता है, एक फिल्म समीक्षक के तौर पर जब वो लिखता है या लेख के तौर पर, कि आप उस फिल्म, ये जो तकनीकें हैं उस फिल्म को कितना समृद्ध कर पाई हैं, या ऐसा तो नहीं है कि फिल्म में उन तकनीकों की ज़रूरत नहीं थी लेकिन जानबूझकर वो तकनीकें झोंक दी गई। कई बार कैमरा एंगल्स बहुत ऐसे अजीबोगरीब इस्तेमाल कर लिए जाते हैं कि दृश्य की जो आत्मा होती है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना, और इसके लिए एक नज़र विकसित करता है एक फिल्म पत्रकार, समय के साथ साथ वो अपने अंदर एक जिसे कहेंगे कि उबाल लाता है, और वो उस चीज़ को समझकर अपने दर्शकों को सिनेमाई तौर पर जागरूक करने का काम करता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। यही मेरी जहन में आ रही थी कि हम कहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं बहुत जागरूक हैं, इन्फॉर्म्ड हैं, और एक पत्रकार, एक फिल्म पत्रकार की अगर बात की जाए तो वो सेतु का कार्य करता है एक फिल्म और जनता के बीच में। जिस तरह से आप इन्फॉर्म करेंगे अपनी जनता को, जनता के लिए उतने ज़्यादा आसान हो जाएगा फिल्मों को समझना। जैसा हमने अभी बात की थी, आपने कहा था कि फिल्में देखने का भी एक नज़रिया होता है, तो कहीं ना कहीं पत्रकार यहाँ पर एक अहम भूमिका निभा रहा है। 1993 से लेकर अब तक क्या चैलेंजेस आए, क्या कुछ रहा, क्या कुछ बदलाव आए? क्योंकि आप नित्य प्रति लिखते आए हैं, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि फिल्म पत्रकारिता तो जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा है जो सर्व
मान है आपके दिल में और एक बच्चे की तरह ही आप उसको सहला रहे हैं और इस कार्यक्षेत्र में आप अपनी अग्रणी भूमिका देखिए, निभा रहे फिल्म हैं। पत्रकारिता की जब शुरुआत हुई और मैं आजकल जैसे आपने बताया कि मैं बहुत सारे संस्थानों में जाता हूँ, मैं पत्रकारिता के छात्रों से बात करता हूँ, तो मुझे कई बार इस तरह की निराशा का सामना करना पड़ता है कि जब मैं सेकंड ईयर या फाइनल के छात्रों से पूछता हूँ कि अब आप डिग्री करने के बाद जब पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे, तो आप किन विषयों पर लिखना चाहेंगे, या अगर आप टीवी पर या अन्य माध्यमों में जा रहे हैं तो किन विषयों पर आपकी पकड़ होगी। तो ज़्यादातर छात्र छात्राएं मुझे ये कहते हैं कि उन्होंने अभी सोचा नहीं है। तो ये उनसे आग्रह रहेगा कि आप इस सोच को जितना जल्दी तय कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। आप अपने भीतर देखें कि क्या आपके भीतर पत्रकारिता के किन क्षेत्रों के प्रति आपके भीतर रुझान है, या किन के प्रति आपके भीतर आकर्षण है। आप उनको मांझें और उस पर अपनी महारत हासिल करें। ज़रूरी नहीं कि आप फिल्म पत्रकारिता में जाएं। आगे आपको खेल की नॉलेज है तो खेल पत्रकारिता है, अन्य पत्रकारिता की जो बीट्स हैं आप उनमें जा सकते हैं। और अब तो ये देखिए कि जब पत्रकारिता की पढ़ाई होती है तो लगभग सभी पत्रकारिता के जितने भी सिलेबस हैं उनमें कहीं ना कहीं फिल्म पत्रकारिता के बारे में पढ़ाया जाने लगा है। लेकिन मैं जब इस लाइन में आया था तो उस समय तो पत्रकारिता के स्तर पर डिग्री भी नहीं थी। जी। हम लोग अलग तरह की ग्रेजुएशन करके आते थे और पीजी डिप्लोमा से पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू होती थी, और उसमें भी फिल्म पत्रकारिता पढ़ाने वाला हमें कोई नहीं था। तो मैं या मुझसे पहले के जो मेरे वरिष्ठ फिल्म पत्रकार रहे, तो वो अपने जो उनके अंदर का जो आकर्षण था, उनके अंदर की जो रुझान था फिल्म पत्रकारिता के प्रति, वो उस रुझान के चलते यहाँ आए। और ये रुझान आपकी जो निजी आपकी जो पसंद नापसंद है उससे आता है। लेकिन यहाँ आने के बाद एक और बड़ी चीज़ मैंने नोट की, और आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग फिल्म पत्रकारिता को इसलिए चुनते हैं कि इस लाइन में एक ग्लैमर है। एक तो ग्लैमर ये है कि जब आप फिल्म पत्रकार बन जाते हैं तो आपको फिल्मी हस्तियों से मिलने का, रूबरू होने का, उनसे बातचीत करने का, उनके इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्लैमर है कि वो फिल्मी हस्तियाँ जिन्हें हम बचपन से अपने पर्दे पर देखते आए और हम सोचते आए कि इनका जीवन कैसा होता होगा, ये रूबरू कैसे दिखते होंगे, और उनके साथ हम रूबरू बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और अब तो सबसे पहले हम सेल्फ़ी खिंचवाते हैं। जी। ये एक बहुत अजीब सी चीज़ आ गई है कि हम किसी फिल्म हस्ती से मिलें और सबसे पहले हम सेल्फ़ी खिंचवा लें, और इंटरव्यू लेना या बातचीत करना या उससे कुछ हासिल करना ये हम दरकिनार कर देते हैं। ये एक विडंबना है। दूसरा, एक फिल्म पत्रकार को जब प्रेस शोज़ होते हैं तो फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही दिखाने की व्यवस्थाएं कुछ शहरों में हैं जहां पर निर्माता की तरफ से प्रेस शो किए जाते हैं, और या हम लोगों को फिल्मों के स्क्रीनर लिंक भेज दिए जाते हैं ईमेल के ज़रिए। आजकल ओटीटी के काफ़ी सारे लिंक हमें रिलीज़ से पहले आ जाते हैं, क्योंकि 8 एपिसोड 10 एपिसोड की सीरीज़ है तो वो 10 दिन पहले भेज दी जाती है कि आप देख लीजिए, रिव्यू लिख लीजिए, आप जिस दिन रिलीज़ हो उस दिन अपना रिव्यू आप प्रकाशित कीजिएगा। तो ये जो ग्लैमर है, मुफ्त में फ़िल्म देखना और पहले फ़िल्म देख लेना, फ़िल्मी हस्तियों से मिलना, इस ग्लैमर से बाहर निकलना होगा सबसे पहले तो। कोई एक फ़िल्म पत्रकार, देखिए हम सब जो हैं, हम किसी ना किसी फ़िल्म हस्ती के जो हैं प्रशंसक होते हैं, उन्हें चाहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। लेकिन एक फ़िल्म पत्रकार जब अपनी ड्यूटी कर रहा होता है या अपना कार्य कर रहा होता है तो उसके पास ये स्वतंत्रता नहीं होती कि वो किसी के प्रति अपना निजी आकर्षण ज़ाहिर कर सके। यदि आप किसी फिल्म स्टार से मिले और आप उसको कह रहे हैं कि आई एम योर बिग फ़ैन और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, तो एक फ़ैन का सवाल और एक पत्रकार का सवाल, इसमें फ़र्क होता है। और आप किसी भी फिल्म के या किसी भी फिल्मी कलाकार के प्रशंसक नहीं हो सकते अपना कार्य करते समय। निजी क्षणों में आप हो सकते हैं। आपने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के दौरान यदि आप प्रशंसक बनकर इंटरव्यू लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे या नहीं पूछ पाएंगे जो कहीं ना कहीं उनको थोड़े चुभ सकते हैं। उनकी खामियों पर आप बात नहीं कर पाएंगे, उनकी आलोचना आप नहीं कर पाएंगे। तो एक पत्रकार को इन सारी चीज़ों से मुक्त रहकर पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए इन सब में अंदर उतरना पड़ता है और वो सारी चीज़ें उससे निकलवानी पड़ती हैं। एक ईमानदार इंटरव्यू तब हो पाएगा जब आप एक निष्पक्ष और ईमानदार इंटरव्यूअर बन के बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो, और जब मैं और आगे बढ़ा तो मैंने इसमें ये भी देखा कि फिल्म पत्रकारिता जो है ज़्यादातर पीआर बेस्ड फिल्म पत्रकारिता है। हर फिल्म का और हर फिल्मी बड़ी हस्ती का कोई ना कोई एक निजी प्रचारक होता है जो उस की किसी फिल्म के रिलीज़ के समय ही सक्रिय होता है। आमतौर पर यदि हम सपोज़ हम किसी एक बड़े फिल्मकार का या फिल्म पत्र हस्ती का इंटरव्यू लेना चाहें तो वो संपर्क में नहीं आएगा।
हम उसके प्रचारक को या मैनेजर को पकड़ते हैं तो वो कहेगा कि अभी 6 महीने तक इनकी कोई फिल्म नहीं है, तो वो इंटरव्यू देना नहीं चाहते। और जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो वो उस समय सक्रिय हो जाते हैं और उस समय उनका आग्रह ये रहता है कि आप इस फिल्म से हटकर कुछ नहीं पूछेंगे। तो वो जो अच्छे इंटरव्यू हैं जिनमें आप उनकी निजी बातें निकलवा पाएंगे, उनके जो अब तक का कृतित्व है उस पर बात कर पाएंगे, उनके व्यक्तित्व की जो ऐसी बातें जो जनता के सामने नहीं आ पाई वो आप जानना चाहेंगे, तो वो तो उस इंटरव्यू में नहीं निकल पाएंगी। तो फिल्म पत्रकारिता की एक विडंबना ये भी है कि ये पीआर बेस्ड है, तो इन सब से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और एक इसमें एक और जो मैंने एक हिंदी फिल्म पत्रकार के तौर पर जो मैंने फेस किया वो ये है कि ख़ासतौर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, और उसमें इंग्लिश का बड़ा बोलबाला है। यहाँ तक कि पटकथाएं इंग्लिश में लिखी जाती हैं, वहाँ की शूटिंग के दौरान सेट्स पर बहुत इंग्लिश बोली जाती है, और जब ये लोग प्रचार करने निकलते हैं तो ये अंग्रेज़ी में इंटरव्यू दे रहे होते हैं और अंग्रेज़ी वालों को इंटरव्यू दे रहे होते हैं। मैंने ये फेस किया कि हम अगर 3-4 लोग किसी ग्रुप में इंटरव्यू ले रहे हैं और अगर किसी ने अंग्रेज़ी में सवाल पूछा तो उसको पहले जवाब दिया गया, उसको तवज्जो दी गई। तो ये हिंदी वालों के साथ एक विडंबना है। तो लेकिन हम इस आग्रह पर हम लोग टिके रहे कि यदि हमारा प्रश्न हिंदी में है तो हमें हिंदी में जवाब दीजिए, और इस बारे में भी हम लोग अनुरोध करते रहे फिल्मकारों से, फिल्म कलाकारों से कि आप हिंदी में बात करें, आपकी फिल्म की कास्टिंग हिंदी में पर्दे पर लिखी हुई आए, और चूंकि हिंदी फिल्म है तो क्यों ना हिंदी में पोस्टर भी आए। और आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से अब हिंदी के पोस्टरों का चलन दोबारा से आया है, दोबारा से हिंदी में पोस्टर आने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हिंदी के फिल्म पत्रकार हैं उनके जो संघर्ष या उनकी जो अनुरोध आग्रह का ये फल है कि अभी ऐसा होने लगा है। और जब पिछले साल मुझे जब बेस्ट फिल्म क्रिटिक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो मैं उसमें भी ये देखकर हैरान हुआ कि अब तक जो फिल्म पत्रकारों को ये पुरस्कार मिला है उसमें हिंदी के फिल्म पत्रकारों की संख्या जो है वो काफ़ी कम रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक दोयम दर्जे का माना गया। तो लेकिन हमने इस चीज़ को ना झेला है, लेकिन हमने इस चीज़ को अपने ऊपर ना लेते हुए इसके साथ संघर्ष किया जी। और कई ऐसे बड़े फिल्मी हस्तियां रही, मैं नाम नहीं लूँगा, कि हमने उनको टोका कि चूंकि हमारा प्रश्न हिंदी में था कृपया आप हिंदी में उत्तर दीजिए, और उन्होंने दिया। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं हिंदी में नहीं बोल रहा था। जब एक पूरी फिल्म को हिंदी में बना लिया जाता है, डायलॉग्स याद कर लिए जाते हैं, ये चीज़ें रही, और उसका ये फल है कि आज जब हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या हम फिल्मी हस्तियों से मिलते हैं तो वहाँ पर हिंदी को अब महत्व दिया जाने लगा है। हाँ, अंग्रेज़ी फिल्म अगर किसी अंग्रेज़ी अखबार से, अंग्रेज़ी चैनल से कोई आया है तो जाहिर सी बात है वो अंग्रेज़ी में पूछेगा और उसे अंग्रेज़ी में आंसर चाहिए। और ऐसा ही देखिए जब साउथ इंडिया में होता है, जब आप कोई कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जाते हैं तो वहाँ पर टोटल वही लैंग्वेज चल रही होती है, वहाँ अंग्रेज़ी हावी नहीं होती है। ये थोड़ा सा हम हिंदी भाषी जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं उनके साथ ज़्यादा है। और अगर संप्रेषण हिंदी भाषा में होगा तो शायद एक पत्रकार के लिए हूबहू उस कलाकार के शब्दों को उतारना आसान हो जाएगा। बहुत आसान होगा। ऐसे में तो एक पत्रकार का अनुवादक भी बनना पड़ता है। हमें कई बार ऐसा हुआ कि हमने जब इंटरव्यू लिया, कई बार देखिए हम इंटरव्यू कई बार रूबरू नहीं भी होते हैं हमसे। मान लीजिए मैं दिल्ली में पत्रकारिता करता रहा हूँ और हमें मुंबई से फ़ोन आता है कि ये हम किसी बड़े फिल्मकार से आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू करवाना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने टेलीफोन पर उनसे सवाल जवाब किए और वो अंग्रेज़ी में भी हुए, हिंदी में भी हुए। लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं, देखिए इंटरव्यू लेना जो है, खासतौर से फिल्मी हस्तियों का इंटरव्यू लेना, इसके दो पक्ष हैं, इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू लिखना। तो इंटरव्यू लेते समय हम उनको बीच में नहीं टोक पा रहे हैं, टेलीफोन पर हैं, या मान लीजिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और आपने अंग्रेज़ी के 2 सेंटेंस बोल दिए उसमें, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि कृपया इसका अनुवाद कीजिए। मैं उन सेंटेंस को लिख लूँगा, नोट कर लूँगा या रिकॉर्ड कर लूँगा, और जब लिखने बैठूँगा तो जिसे कहते हैं कि शब्द हमारे भाव उनके। बिल्कुल। तो हमने उनके भावों को पकड़ते हुए उसको ऐसा अनुवाद किया, या कहीं कहीं जब अंग्रेज़ी शब्दों को भी एज इट इज़ यूज़ किया उसमें, कि इस तरह से वो इंटरव्यू बने कि उसमें एक सहज प्रवाह दिखाई दे और एक रोचकता नज़र आए हमारे पाठकों को जो पढ़ रहे हैं। या अगर हम चैनल पर इंटरव्यू ले रहे हैं तो चैनल की तो एक भाषा होती है जिसमें हम लोग पहले ही फिल्मी हस्ती से आग्रह कर लेते हैं कि आप कृपया हमारे चैनल की जो भाषा है वो हिंदी है, तो आप ज़्यादा हिंदी कीजिएगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, हमने बहुत फेस किया है इनको। जी, तो एक परिप्रेक्ष्य और निकल कर आया है सामने कि आपको एक अच्छा फिल्म देखने वाला होना चाहिए पत्रकार बनने के लिए, और एक अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। टेलीफोनिक इंटरव्यूज करते वक्त शायद मुझे लगता है कि बहुत सजग रहना पड़ता है, कहीं कोई शब्द ना छूट जाए, कहीं कोई भाव ना छूट जाए।
जब हमने टेलीफोनिक इंटरव्यू स्टार्ट किए तो मोबाइल फ़ोन नए नए आए थे, छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन, उनमें रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं होती थी। तो मुझे याद है कि मैं एक बार प्रसिद्ध गायक उदित नारायण साहब का मैं इंटरव्यू ले रहा था और ये कहा गया कि वो टेलीफोन पर आपसे आप लंबा इंटरव्यू ले सकते हैं, समय है, लेकिन आपको लेना फ़ोन पर ही है। और मेरे पास छोटा सा एक फ़ोन था और साथ में एक टेप रिकॉर्डर था, तो मैं उसको फ़ोन को स्पीकर हैंड्स फ्री पे डाल के और टेप रिकॉर्डर को ऑन करके एक बंद कमरे में बैठा हूँ और मैं बातचीत कर रहा हूँ और वो टेप रिकॉर्डर उसको ऑन रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि जितनी वो बातचीत हो रही है आप उसे नहीं लिख पाएंगे। काफ़ी लंबी हमारी बातचीत हुई थी और वो काफ़ी एक लंबा और एक बहुत अच्छा इंटरव्यू बन के सामने आया था। और उसके बाद तो फिर ऐसे मोबाइल फ़ोन आ गए जिनमें रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग आज भी जब कईयों से फ़ोन पर बात करते हैं तो हम उनसे ये बता देते हैं कि हम इस कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। जी, वीडियो कॉलिंग भी आ गई हैं, वो जो आजकल तो काफ़ी कुछ जो हैं चीज़ें बहुत तरक्की कर गई हैं। तो ये उस समय मैं देखिए 93-94 से मैं सक्रिय होता हूँ, तो उस समय तकनीकी उन्नत इतनी नहीं थी। आज हम देखते हैं कि आज हमारे पास बहुत कुछ है। और फिर ईमेल वाला इंटरव्यूज़ का एक चलन बीच में आता है कि जहाँ पर व्यक्ति के पास समय नहीं है और आप सवाल लिख के देते हैं और जवाब आते हैं और आपको उनको एक अपने रूपांतरण करके अपने प्रकाशन में उसको लेना है। पर सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है, यूं हूबहू रूबरू मज़ा होकर, तो हूबहू जिस तरह में मुझे आता आ है। रहा है आपसे बात करते हुए, उसका या कारण ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं रूबरू तो हम आपके चेहरे के भाव भाव देख पाते हैं। और कई बार होता है कि मैंने एक सवाल पूछा और आप मुस्कुरा कर रह गए और सवाल का जवाब मुझे मिल गया, बिल्कुल तो उसको मैं अपने शब्दों में कैसे लिखूंगा, ये लेखक की कला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम बातें, और मैं कहूँगी कि ऐसी बातें जो शायद हमें किसी किताब में नहीं मिलेंगी, आज आपसे रूबरू होकर आपके सम्मुख इन बातों को हम जान पाए, ये अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम इस सेशन को यहाँ वाइंड अप करें, एक सवाल और है। सही मायनों में अगर आपके शब्दों में कहा जाए, या जो आपने समझा और पढ़ा है, फिल्म पत्रकारिता की शुरुआत हुई कब से, ये ज़रूर बताया। फिल्म पत्रकारिता की शुरुआत मैं कहूँगा कि जब से फिल्मों की शुरुआत हुई। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो जब 7 जुलाई 1896 को भारत में पहली बार फिल्म दिखाई गई थी मुंबई में, तो उसके से अगले दिन, एक दो दिन बाद, वहाँ के एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी अखबार में उस पर कुछ टिप्पणियाँ प्रकाशित हुई थी। तो वो फिल्म पत्रकारिता की भारत में शुरुआत हो गई। और जब हमारी पहली हिंदी फिल्म आती है दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र, तो उसके बाद, उसके एक दो दिन बाद किसी अखबार में उसके बारे में कुछ टिप्पणी, एक समीक्षा सी आई कि ये फिल्म कैसी है। तो आप उसे पहली फिल्म समीक्षा मान सकते हैं भारतीय फिल्मों की। और उस समय एक चलन ये था कि चूंकि विज्ञापन छपते थे कि ये फिल्म जो है कहाँ दिखाई जा रही है, तो विज्ञापन दाता जो है, निर्माता या वितरक जो हैं, वो विज्ञापनों के साथ अपनी फिल्म के बारे में लिखी हुई टिप्पणी पहले ही भेज देते थे। तो विज्ञापन से चूंकि आय होती है, इनकम होती है, तो अखबार उस टिप्पणी को एज इट इज़ छाप देते थे। तो यहाँ से हम एक कह सकते हैं कि रफली एक फिल्म पत्रकारिता की शुरुआत यहाँ से होती है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ती है। और फिर लोगों ने इसको जब गंभीरता से लेना शुरू किया, बाबू राव पटेल ने जब फिल्म पत्रकारिता की तरफ गंभीरता से ध्यान दिया, या और भी बहुत सारे लोग जब धीरे धीरे आए, अंग्रेज़ी अखबारों ने, अंग्रेज़ी पत्रिकाएं आनी शुरू हुई, या जब पहली बोलती फिल्म आई 1931 में आलम आरा, तो ठीक उसी साल पहली हिंदी की फिल्म पत्रिका रंगभूमि का प्रकाशन शुरू होता है। और वो बीच में कुछ समय बंद हुई, लेकिन 1941 में वो फिर से शुरू होती है और वो 2006 तक छपती है। तो सबसे लंबा चलने वाली फिल्म पत्रिका का नाम आप रंगभूमि को कह सकते हैं। और बहुत सारी पत्रिकाएं बाद में आई, बहुत सारे अखबारों ने इसको लेना शुरू किया और इस तरह से पत्रकारिता आगे आगे बढ़ती चली गई। जी, और इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए, और सवालात इतने सारे हैं। मैं यही चाहूँगी कि हमारे सभी सवालों का जवाब आज आपके माध्यम से मिले, और निश्चित रूप से मिलेगा, इस बात का मैं दावा कर सकती हूँ। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्याख्यान ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में कोई भी सुझाव हो, प्रश्न हो, हमें ज़रूर लिखिएगा cecgurukul.live पर। तो आप सभी से निवेदन, हमें देखते रहें और अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करते रहें।